प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूं एक वीडियो। और ये जो मेरी वीडियो है ये 10th मैथ्स की जो चैप्टर 13 है, जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आप YouTube पे जाइए, स्मिरू ठाकुर सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ एक बेसिक शेप्स की बात करेंगे, और वो जो बेसिक शेप्स हैं उसमें सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट है या जिसको हम रेखाखंड कहते हैं, तो ये मान लीजिए कोई रेखाखंड है जिसकी लंबाई L है, और इस रेखाखंड को अगर हम नीचे की तरफ को बढ़ा देते हैं, इसको आप रिपीट कर रहे हो, एक तरह से बढ़ा रहे हो नीचे की तरफ को, तो इससे एक नई आकृति बन जाएगी जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल या आयत। और ये जो आयत है इसमें आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, ये जो रेखाखंड L था इसको आपने बढ़ाया कितनी बार, नीचे तक बढ़ाया। कितना बढ़ाया आपने, इसकी जो चौड़ाई है एक तरह से B है, तो इतना आपने इसको बढ़ाया, तो इससे आकृति बन गई आपके पास आयत। तो ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल अगर हमने निकालना हो तो आयत का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो आपका निकल जाएगा L इंटू बी। तो अगर किसी चीज को आप एक तरफ को बढ़ा रहे हो तो जितनी उसकी लंबाई है बस उसी से आपको गुणा करना है। तो इसीलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए L को हमें क्या करना होता है, B से गुणा करना होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा L इंटू बी। वैसे ही हम बात करते हैं पेरीमीटर या परिमाप की, तो परिमाप इसके बाहर की सीमा होती है। तो आप देख सकते हैं जो बाहर आपको एक लाइन सी नजर आ रही है, तो ये कितनी, यहाँ तक L है, इससे नीचे को ये B है, इस तरफ को दोबारा से L है और ऊपर को B है, तो 2 बार L या 2 बार B, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B। इसीलिए आयत का परिमाप जो होता है वो 2 इंटू L प्लस B होता है। अब वैसे ही मान लीजिए कोई रेखाखंड है जिसकी लंबाई A है, तो इस रेखाखंड को अगर हम नीचे को भी A बढ़ा देते हैं तो उससे हमारे पास एक नई आकृति बन जाएगी, और इस आकृति को हम कहते हैं वर्ग या स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि अगर A को नीचे को बढ़ाया तो इसका क्षेत्रफल A इंटू A आ जाएगा, मतलब A स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा A इंटू A, मतलब A स्क्वायर। और इसका जो परिमाप है आप देख सकते हैं कि ये जो A है यही 4 बार आ रहा है, इसीलिए इसका परिमाप आ जाएगा आपके पास 4A। और आप यहां पर देख रहे हैं कि जो एरिया है उसमें आप जो लंबाई है उसको चौड़ाई से गुणा कर रहे हैं, तो लंबाई के जो यूनिट्स होते हैं, मात्रक होते हैं, वो मीटर या सेंटीमीटर होते हैं, तो चौड़ाई के भी मीटर या सेंटीमीटर होते हैं। तो जब लंबाई को लंबाई से ही एक तरह से गुणा कर रहे हैं तो इसके जो मात्रक आएंगे वो आएंगे या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई भी एरिया होगा, कोई भी क्षेत्रफल होगा, उसके मात्रक हमेशा स्क्वायर में आते हैं या वर्ग में आते हैं। अब वैसे ही बात करते हैं हम एक नई चीज की, क्योंकि ये चीजें तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए कोई रेखाखंड है जिसकी लंबाई R है, और इस रेखाखंड को हम घुमा रहे हैं पूरे एक सर्कल में। इस रेखाखंड को जब आप घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, तो उससे जो नई आपके पास शेप बन रही है, नई आकृति बन रही है, वो है आपके पास वृत्त, जिसको हम सर्कल कहते हैं। तो किसी रेखाखंड को अगर हम किसी वक्र उस पे घुमाएं, पूरा एक राउंड पूरा करें, तो उससे जो नई आकृति बनती है वो है आपका वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो पूरा क्षेत्रफल आपने निकालना है, इसके लिए आपको क्या करना है, जब किसी वक्र में ये घूम रहा है, किसी कर्व में ये घूम रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पाई आर से गुणा करना होता है। तो इसका जो एरिया निकालने के लिए इस आर को हम गुणा करेंगे पाई आर से, और इससे आपके पास आ जाएगा, इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा।
और जो इसका परिमाप है या इसकी परिधि है वृत्त की, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, इसकी परिधि कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, r को 2 पाई से गुणा करते हैं और इसकी परिधि आ जाती है आपकी 2 पाई r। तो ये चीजें भी आपने पहले पढ़ी हुई है, पर जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस r को अगर आप घुमाएंगे एक वक्र में, तो इसका जो एरिया आएगा उसके लिए हमें पाई r से गुणा करना पड़ेगा, तब आपके पास पाई r स्क्वायर आएगा। ये चीज आपको आगे काम आएगी, मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे जाएंगे तब आपकी ये चीज वहां पर यूज होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के मात्रक। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल या कोई भी क्षेत्रफल हो उसके मात्रक हमेशा वर्ग में होते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर या वर्ग में ही आएगा। और आयतन के मात्रक हमेशा घन में होते हैं। तो आयतन के मात्रक आएंगे जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मतलब घन सेंटीमीटर में आएंगे हमेशा। तो आयतन के मात्रक हमेशा घन में होते हैं। अब वैसे ही कुछ एक हम टर्म्स इसमें यूज करेंगे, जैसे एस से होता है सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। सी एस से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा जो वृत्त है, वृत्त का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेसिकली वो एक कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो वृत्त की तरह अगर कोई क्षेत्रफल आपको मिलेगा तो इसका मतलब कि वो जो क्षेत्रफल है वो कैसा होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब टेढ़ा वाला जो क्षेत्रफल है उसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वैसे ही टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपके पास कोई भी आकृति अगर होगी, कोई भी शेप होगी, उसका जितना भी क्षेत्रफल निकल रहा है, जितने भी उसमें पृष्ठ हैं, उनका जो क्षेत्रफल निकल रहा है उसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम टीएसए से एब्रीविएट करते हैं, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म लेते हैं हम टीएसए। वैसे ही वी मतलब वॉल्यूम, इसका मतलब है आयतन। तो आयतन के लिए हम वी यूज करते हैं। अब इसके बाद हम त्रिविमीय आकृतियां डिस्कस करेंगे। तो त्रिविमीय आकृतियों में पहली जो आकृति हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्यूबॉइड, या जिसे हम घनाभ कहते हैं। तो घनाभ क्या है, ये आपका घनाभ है। तो आप घनाभ देख सकते हैं, जैसे आप जिस कमरे में आप बैठे हैं वो भी एक घनाभ है। माचिस की डिब्बी आप देखते हैं वो भी एक घनाभ है। इवन आपकी किताब जो है वो भी एक घनाभ है। तो जो घनाभ है ये एक त्रिविमीय आकृति है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए, तो मान लीजिए ये जो घनाभ है इसकी लंबाई l है, इसकी चौड़ाई b है और इसकी ऊंचाई h है। तो ये जो घनाभ है इसमें कितने पृष्ठ है आप देख सकते हो कि आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पर 4 तो आपको दीवारें नजर आ रही है, एक ऊपर छत नजर आ रहा है और एक नीचे फर्श नजर आ रहा है। तो जैसे आपके कमरे में 6 पृष्ठ हैं, वैसे ही घनाभ क्या है, एक कमरा ही है एक तरह से। तो घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है या सरफेस एरिया कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया होगा, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो आप देख सकते हैं कि फर्श और छत हो गए जो काले रंग के इसमें नजर आ रहे हैं। तो जो फर्श है वो एक तरह की आयत या रेक्टेंगल है जिसका एरिया आएगा L इंटू बी, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। तो L इंटू बी ये एक आयत है। वैसे ही छत भी L इंटू बी 2 बार आ गया तो 2 गुणा L इंटू बी। अब जो आमने सामने वाली आपकी दीवारें हैं, मान लीजिए ये जो बी के ठीक ऊपर जो दीवार है या पृष्ठ है, वैसे एक पीछे पृष्ठ होगा। ये भी एक तरह का आयत है जिसके जो विमाएं हैं वो b और h है। तो इसका मतलब ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल आएगा b गुणा h और पिछले वाले आयत का क्षेत्रफल भी आएगा b गुणा h। तो 2 बार b गुणा h आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2bh। वैसे ही लेफ्ट और राइट पे जो दीवारें हैं उनका जो क्षेत्रफल है
वो कैसे निकलेगा, जैसे राइट वाली दीवार का हमें आसानी से निकल जाएगा। ये L इसकी लंबाई है और H इसकी ऊंचाई है, तो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा HL। लेफ्ट वाली जो दीवार है या पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा HL, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2HL। अब 2 आप कॉमन ले सकते हो इसमें, इसका मतलब इस घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2 गुणा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, LB जमा BH जमा HL, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब वैसे ही अब हम बात करेंगे घनाभ के आयतन की। तो ये आपके पास घनाभ है, तो आयतन क्या होता है? आयतन ये होता है उसकी धारिता होती है, या उसमें जो भी आपके पास आकृति दी है उसमें जितनी भी खाली जगह है अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो ये जो खाली जगह कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए कि ये जो बेसिकली नीचे जो आपके पास ये जो आधार है इसका, ये जो फर्श है, इसी फर्श को आप बढ़ा रहे हैं ऊपर तक। और कितना बढ़ा रहे हैं आप इसको? H बढ़ा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब किसी चीज को आप बढ़ाते हो तो उससे गुणा करते हो, तो ये बिल्कुल सीधा ऊपर को बढ़ रहा है, तो इसका मतलब, और ये जो नीचे फर्श है इसका क्षेत्रफल L इंटू बी है, इस क्षेत्रफल से जब आप H को गुणा करेंगे तो वो आपका आयतन आ जाएगा। तो इसका मतलब घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू H, तो L गुणा बी गुणा H, तो घनाभ का आयतन होता है L गुणा बी गुणा H। अब मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा, जैसे आपने एक लाइन ली L, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड आपने L लिया, उसको इस तरफ को बढ़ाया तो बन गया आयत, जिसका जो क्षेत्रफल है वो L इंटू बी। अब L इंटू बी को ऊपर को बढ़ाया तो उससे बन गया आपका घनाभ, और उसका आयतन आ गया L इंटू बी इंटू H। तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू H या LBH। वैसे ही हम अगली आकृति डिस्कस करेंगे, वो है घन। तो घन क्या है? घन एक ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, A के बराबर। तो ये एक आकृति मैंने जो ली घन, इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होंगे? A के बराबर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? अब देखिए इसमें 6 पृष्ठ है और हर एक पृष्ठ इसका बराबर आएगा, क्योंकि ये मैंने बताया कि हर तरफ को बराबर है। लंबाई भी इसकी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो भुजा है वो A है। तो अगर इसका कोई भी पृष्ठ हम निकालें, जैसे नीचे वाला पृष्ठ निकालते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई A और A है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई A स्क्वायर आ जाएगा एक पृष्ठ, और 6 पृष्ठ है इसमें, A स्क्वायर को आप 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6A स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो घन है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6A स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अब इस A को आप इस तरफ को बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? A बढ़ाएंगे, तो उससे बन जाएगा वर्ग। A को इस तरफ को बढ़ा दिया तो इससे बन गया वर्ग। अब वैसे ही ये जो वर्ग बना, इसको अगर ऊंचाई की तरफ को बढ़ाएंगे, और ऊंचाई हमने A ही ली है, तो उससे बन जाएगा घन। तो घन और कुछ नहीं है, घन एक तरह से वर्ग का या स्क्वायर का एक विस्तृत रूप है। तो स्क्वायर से स्क्वायर की जो 3D शेप, त्रिविमीय आकृति बनेगी, वो बनेगी घन। तो ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे घन के आयतन का। जैसे जो घनाभ है उसका आयतन हमने निकाला था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वैसे ही घन का आयतन भी A गुणा A गुणा A निकल जाएगा, मतलब A गुणा A गुणा A कितना हुआ? A क्यूब। तो यहां से ये भी पता चल रहा है कि घन के जो मात्रक आएंगे वो हमेशा क्यूब में आएंगे, क्योंकि इसमें 3 चीजें आपस में गुणा हुई हैं, 3 लंबाइयां आपस में गुणा हुई है, इसलिए घन के मात्रक हमेशा घन में होंगे, मतलब आयतन के मात्रक हमेशा घन या क्यूब में आएंगे। अब हम अगली आकृति डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो जो अगली आकृति है बेलन। तो बेलन, जिसे हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, तो ये बेलन की शेप है। और आप देख सकते हैं कि बेलन जो है, इसमें जो ये पृष्ठ है, ये जो बाहर वाला इसका पृष्ठ दिखाई दे रहा है जिसका ये बेलन बना हुआ है,
ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हम कैलकुलेट करेंगे। और जो बेलन है इसका पृष्ठ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो बेलन है इसकी जो तली है बेसिकली वो एक वृत्त की तरह ही वृत्ताकार है, वृत्त की तरह है। और ये जो तली है इसकी, आपको पता है कि वृत्त जो होता है उसका परिमाप या उसकी परिधि होती है 2 पाई r। और ये जो वृत्त 2 पाई r है, अब मान लीजिए कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है r, तो इसका मतलब इस वृत्त की जो परिधि होगी वो होगी 2 पाई r। और मान लीजिए इस बेलन की ऊंचाई h है, तो आप ये पाएंगे कि इस 2 पाई r को हम ऊपर की तरफ को बढ़ा रहे हैं। इस 2 पाई r को हम एक सीधे तौर पर ऊपर को बढ़ा रहे हैं, तो सीधे तौर से ऊपर को बढ़ा रहे हैं तो इससे गुणा करना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसीलिए जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो हमें नजर आ रहा है वो होगा 2 पाई r गुणा h, क्योंकि इस 2 पाई r को ही हम ऊपर को बढ़ाते जा रहे हैं। कितना बढ़ाया हमने ऊपर को? h। तो इसीलिए इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई r इंटू h, मतलब 2 पाई r h। अब वैसे ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलावा इसमें और भी क्षेत्रफल है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि अब आप, ये तो आपका खुला बेलन है, अगर हम इसमें ढक्कन लगा दें ऊपर और नीचे तो ये भी तो क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि हमने इसमें ढक्कन लगा दिए, 2 ढक्कन लगा दिए, तो इन 2 ढक्कनों का क्षेत्रफल भी हमें लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो ढक्कन है ये एक वृत्त के शेप के हैं, और एक वृत्त जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई r स्क्वायर, और 2 वृत्त हमने इसमें जोड़ दिए, 2 ढक्कन लगा दिए, तो आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 2 पाई r h, जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, और 2 आपने ढक्कन लगा दिए ऊपर और नीचे, तो उससे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा तो 2 पाई r h जमा 2 पाई r स्क्वायर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 2 पाई r जो है वो उभयनिष्ठ या कॉमन निकल सकता है, क्योंकि यहाँ भी 2 पाई r है, यहाँ पर भी 2 पाई r है, तो 2 पाई r आप कॉमन ले लीजिए, अंदर रह जाएगा 2 पाई r गुणा r प्लस h। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। तो ये तो बात की हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA और TSA की, बेलन की। अब हम बात करेंगे इसके बाद बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन क्या है, आप देख सकते हैं कि इसके बीच में जो खाली जगह है वही बेलन का आयतन होता है, या ये बेलन की धारिता भी कहते हैं हम इसे, कि इसमें कितना पानी आ सकता है या कोई भी चीज इसमें कितनी आ सकती है, तो वो बेलन का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन बेसिकली इसमें जो खाली जगह है वो है। और अगर आप इस खाली जगह को देखें तो ये भी एक तरह से वृत्त के शेप की है, वृत्त की आकृति है। तो यहाँ पर ये जो वृत्त है, पहले जो हमने इसके लिए जो सरफेस एरिया के लिए जो लिया था वृत्त, वो था एक खाली वृत्त। ये है भरा हुआ वृत्त, क्योंकि अंदर जो है, अंदर वाला हमारे को क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, अगर इसकी त्रिज्या होगी r, और इस पाई r स्क्वायर को ही हम कितना बढ़ाते जा रहे हैं ऊपर तक, h बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब इस बेलन का जो आयतन होगा वो होगा पाई r स्क्वायर गुणा h, मतलब पाई r स्क्वायर h। तो ये बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर h। अब हम बात करते हैं अगली शेप की, और वो जो अगली शेप है वो है शंकु, जिसको हम इंग्लिश में कोन कहते हैं। तो ये जो कोन है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, या जिसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वो है ये जो चारों ओर ये वाला एरिया है इसको कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि टेढ़ा एरिया है एक तरह से। और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या r है, इसकी तिरछी ऊंचाई जो है वो l है, और इसकी जो ऊंचाई है वो मान लीजिए h है। तो जैसे यहाँ पर
जो वृत्त है, वृत्त के केस में आपको याद होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने r को पाई r से गुणा किया था। वैसे ही आप यहां पर भी सोच सकते हैं कि ये जो l है, ये जो तिरछी ऊंचाई है, ये एक वक्र में घूम रही है, इस तरह से वक्र में घूम रही है तिरछी ऊंचाई। तो ये जो क्षेत्रफल है, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस तिरछी ऊंचाई को हम पाई r से गुणा करेंगे। जैसे यहां पर r को पाई r से गुणा करके ये वाला क्षेत्रफल आया था, अब r की बजाय आपने क्या ले लिया? l ले लिया, और l को आपने पाई r से गुणा कर लिया। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इसका आ जाएगा पाई r l। तो ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम अगर बात करें कि इसमें अगर आप देखें, यहां से नीचे को आपके पास ऊंचाई h है, इस तरफ को जो त्रिज्या है वो r है, और इस तरफ को ये तिरछी ऊंचाई l है। तो एक तरह से यहां पर एक समकोण त्रिभुज यहां पर आपके पास बन रहा है। ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। मतलब विकर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब जो L का वर्ग है वो R के वर्ग और H के वर्ग के बराबर होगा, जहां पर L तिरछी ऊंचाई है, H ऊंचाई है और R त्रिज्या है। और L कैलकुलेट करने के लिए हमें स्क्वायर को, वर्ग को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो वर्ग बन जाएगा वर्गमूल। तो L आ जाएगा वर्गमूल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं R और H से। ये इनके बीच में एक फॉर्मूला हो गया, L बराबर है वर्गमूल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये तो निकाला हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ढक्कन लगाना पड़ेगा, अगर कहीं ढक्कन हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढक्कन आपका लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन लगा दिया, तो इस ढक्कन का क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और आप ढक्कन देख सकते हैं, ढक्कन जो है ये एक तरह का वृत्त है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। अब इसमें आप देख सकते हैं पाई r को आप कॉमन ले सकते हैं, तो पाई r को कॉमन ले लेंगे आप, तो अंदर बच जाएगा पाई r, अंदर ब्रैकेट में r प्लस l। ये आपका r प्लस l लिखें आप चाहे l प्लस r लिखें, वो एक ही बात है। तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया शंकु का या कोन का। इसके बाद हम बात करते हैं शंकु के आयतन की। तो शंकु का आयतन कितना होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो शंकु का जो आयतन है, जिसकी शंकु जिसकी त्रिज्या r है, तिरछी ऊंचाई l है और ऊंचाई h है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 1/3 पाई r स्क्वायर h का मतलब है, अब आप जानते हैं कि जो बेलन होता है उसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये बेलन का तीसरा हिस्सा है शंकु, या हम ये कह सकते हैं कि 3 शंकुओं का जो आयतन होगा वो एक बेलन के बराबर होगा। अगर उस बेलन की ऊंचाई जो है वो h है, मतलब उस शंकु के बराबर ही है, और उस बेलन की जो त्रिज्या है वो भी इसी शंकु के बराबर है, मतलब r है। दोनों की त्रिज्या बराबर हो, ऊंचाई बराबर हो, तो 3 आइसक्रीम कोन से एक ये जो डब्बा है वो भरेगा, अगर उसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये 1/3 है किसका? बेलन का। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन होगा उसका 1/3, मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसके बाद हम अगली शेप डिस्कस करेंगे, और अगली शेप है हमारे पास गोला। तो गोला आप जानते हैं, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो वो भी गोला है, बास्केटबॉल खेलते हो वो भी गोला है।
पृथ्वी हमारा गोला तो नहीं है पर लगभग गोले की तरह ही है। तो ये आपके पास नेक्स्ट शेप आ गई गोला। अब गोले का सबसे पहले तो हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए गोला है, उसकी त्रिज्या r है, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr इंटू 2r। तो मान लीजिए ये कोई वृत्त है जिसका जो परिमाप या जिसकी जो परिधि है वो 2πr है। अब इस वृत्त को आप घुमाते जाइए। कितना घुमाना है आपने? त्रिज्या का दुगना, मतलब व्यास के बराबर अगर आप इसको घुमाते जाएंगे तो इसके घुमाने से ये जो आपके पास परिमाप है, ये कितना घुमाएंगे आप इसको कि गोला बन जाए। तो आप इसको सोचें, इसको कोशिश करें, इसको विजुलाइज करने की, इसकी कल्पना करने की कि हम जो एक वृत्त है उसको कैसे घुमाएंगे और कितना घुमाएंगे कि आपके पास गोला बन जाए। और घुमाने के बाद ये चीज कितनी बार आएगी, मतलब ये जो बाहर की परिधि है ये कितनी बार आएगी। तो आप पाएंगे कि ये जो परिधि है ये 2r या इसके व्यास के बराबर आएगी, तब आपके पास गोला बनेगा। इसीलिए जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr इंटू 2r, और इसको हम गुणा करें तो ये आ जाएगा 4πr²। तो ये तो हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे गोले के आयतन की। तो ये गोला है आपके पास और इसका जो आयतन है इसका मान आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये गोला है जिसकी त्रिज्या r है। इस गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 4/3 πr³। अब हम बात करते हैं अगली शेप की, वो है अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपने क्या किया, बॉल को आधा काट दिया तो आपके पास बन गया अर्धगोला। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो बाहर है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं है, गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आप आधा कर दो, क्योंकि आधा गोला है, तो वो आ जाएगा आपके पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr²। अर्ध मतलब आधा, तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। अब यहां पर बेसिकली एक ढक्कन लग सकता है, इसीलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस पे ढक्कन लगाना पड़ेगा एक। और ये जो ढक्कन है, आपको पता है कि इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल कितना होता है। ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल πr² होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr² प्लस ये जो ढक्कन है इसका लगा दिया हमने πr²। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 3πr²। अब हम बात करते हैं अर्धगोले के आयतन की। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन का आधा होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो गोले का आयतन है वो होता है 4/3 πr³। तो 4/3 πr³ का आधा कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा 2/3 πr³। अब वैसे ही मैं कुछ एक त्रिविमीय आकृतियों के संयोजन बताऊंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज 13 है, इसमें आप त्रिविमीय आकृतियों के संयोजन ही पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पे हमें अपने आसपास की जो चीजें दिखती हैं वो त्रिविमीय आकृतियों के संयोजन के रूप में दिखती है। जैसे आप टेंट देखते हो, तो टेंट इस तरह का होता है, टेंट तंबू जो है। तो देखिए ऊपर कोन है और नीचे सिलेंडर है। तो ये जो कोन और सिलेंडर आपस में हमने जोड़ दिए, इससे आपके पास एक नई आकृति बन गई। तो इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास नई आकृति बन गई। वैसे ही एक सिलेंडर है, मतलब बेलन है, उसके अंदर एक गोला रखा हुआ है, ये भी एक संयोजन बन गया। एक सिलेंडर है, मतलब एक आपके पास बेलन है, उसके अंदर कोन या शंकु रखा हुआ है, ये आपके पास और संयोजन बन गया। या इवन आप कैप्सूल देखते हो, जो खाने वाला कैप्सूल होता है, उसमें एक बेलन होता है और बेलन के इर्द गिर्द 2 अर्धगोले रखे होते हैं। तो इस तरह के संयोजन हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो खत्म होता है।
थैंक यू वेरी मच।